बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। चैप्टर नंबर फर्स्ट का आज हमने टॉपिक पढ़ना है चेंज इन स्टेट। स्टेट में चेंज कैसे आता है, स्टेट मतलब हालत में चेंज कैसे आता है। बुक की रीडिंग हम बाद में करेंगे बच्चों, पहले इसको नोटबुक पे समझने की कोशिश करते हैं। चेंज इन स्टेट का मतलब होता है बच्चों हालत में चेंज आना, ठीक है। आपने याद रखना है कि जब भी हम किसी मॉलिक्यूल को हीट अप करते हैं, आपने याद रखना है कि जब भी हम किसी सब्सटेंस को हीट अप करते हैं तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों, उसकी काइनेटिक एनर्जी, उन तमाम मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जब ज्यादा हो जाती है तो उन मॉलिक्यूल्स के मूव करने की स्पीड भी बहुत ज्यादा हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप आइस लें, ये आइस है जिसमें मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं। बर्फ में हमें कभी भी खाली जगह या खला नजर नहीं आता। इसका मतलब ये है कि इसके मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, बहुत पास पास हैं। आइस किस फॉर्म में होती है हमारे पास, सॉलिड में होती है। बच्चों जब आप आइस को टेम्परेचर देंगे, मतलब बर्फ को गर्म करना शुरू कर दें, तो बर्फ के जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो इनके मूव करने की स्पीड भी बहुत ज्यादा हो जाती है। अब ये तमाम मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, बाहर की जानिब मूव करना शुरू कर देंगे, अपने आसपास वाले तमाम मॉलिक्यूल्स को धक्का देंगे, अपनी फिक्स शक्ल से बाहर निकलना शुरू कर देंगे और यूं ये फैल जाएंगे। तो पानी, बर्फ जब गर्म हो जाती है तो क्या बन जाती है बच्चों, लिक्विड बन जाती है। तो देखिए ये सॉलिड से किस में आ गया है, लिक्विड में आ गया है। यही चीज कहलाती है चेंज इन स्टेट, हालत का बदल जाना। अब आप ये लिक्विड लें और इसका टेम्परेचर कम कर दें। टेम्परेचर कम करना मतलब ठंडा करना शुरू कर दें। तो बच्चों जब आप टेम्परेचर कम करते हैं ना, तो जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बहुत कम हो जाती है। इस लिक्विड को जब आप ठंडा करना शुरू कर देंगे तो इसके तमाम मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत कम हो जाएगी। अब जो वो बहुत तेजी से इधर उधर घूम रहे थे ना, उनकी एनर्जी जब कम होगी तो वो एक दूसरे के पास आना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब उनके पास एनर्जी नहीं है कि वो एक दूसरे से दूर जाएं, घूम फिर सकें। वो क्या करेंगे, एक दूसरे के पास आना शुरू कर देंगे और इनके बीच जितना भी डिस्टेंस था वो सारा हो जाएगा खत्म, और ये तमाम मॉलिक्यूल्स पास पास आना शुरू कर देंगे और किस में चेंज हो जाएंगे, दोबारा से सॉलिड में चेंज हो जाएंगे। तो देखें अगेन क्या हो गया है, फेज में चेंज आ गया है, स्टेट में चेंज आ गया है। ये होता है बच्चों स्टेट में चेंज आना। स्टेट में चेंज आने के लिए जरूरी है कि या तो आप टेम्परेचर डिक्रीज करें या फिर आप टेम्परेचर क्या करें, इंक्रीज करें। किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी अगर ज्यादा करनी है तो उसके लिए जरूरी है कि टेम्परेचर ज्यादा किया जाए। अगर आप उसका टेम्परेचर कम कर देंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, ठीक है बच्चों। अब ये चीज आपकी बुक से देखते हैं कि बुक पे उसने कैसे लिखा हुआ है। By absorbing or losing energy, the kinetic energy of atoms or molecule of substance change that can lead to change in the state of matter। वही बात कहता है, जब सब्सटेंस एनर्जी रिलीज करता है या एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो उसके मॉलिक्यूल्स या एटम्स की काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाती है, रिलीज, चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से मैटर का स्टेट भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर अकर व्हेन मैटर लूजेस और एब्जॉर्ब्स एनर्जी। चेंज जो है स्टेट में कब आता है, जब मैटर या तो एनर्जी लूज करे या फिर एनर्जी गेन करे। अब चलते हैं बच्चों किस तरह के चेंजेस आ सकते हैं। तो 4 तरह के चेंजेस आ सकते हैं बच्चों। सबसे पहला है बॉइलिंग। बॉइलिंग में बेसिकली क्या होता है कि आपके पास लिक्विड होता है, ऐसे लिक्विड है आपके पास और आप क्या करते हैं, इसको हीट देते हैं ऐसे, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है पानी का बहुत ज्यादा हो जाता है। तो जब टेम्परेचर पानी का बहुत ज्यादा हो जाता है बच्चों, तो पानी के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी जब ज्यादा हो जाएगी तो पानी के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, पानी की सतह को छोड़कर दूर दूर तक जाना शुरू कर देंगे। वो एक दूसरे को धक्का देंगे और दूर दूर तक उड़ना शुरू कर देंगे, यानी कि वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसको हम स्टीम भी बोलते हैं या हम इसको गैस भी बोलते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, बॉइलिंग कहा जाता है।
लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करने से मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं और वो किसमें चेंज हो जाते हैं, गैस या फिर स्टीम में। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे अच्छा इसमें होता क्या है, लिक्विड चेंज होता है किसमें, गैस में। ये भी याद रखिएगा, बॉइलिंग में लिक्विड जो है वो चेंज होता है गैस में। अब आ जाए बच्चों मेल्टिंग। मेल्टिंग में क्या होता है, मेल्टिंग में आपका सॉलिड जो है वो चेंज हो जाता है लिक्विड में। ठीक है, वो किस तरह से कि आपने एक सॉलिड लिया, लाइक आपने ली है बर्फ, इसको आपने दी हीट, तो हीट देने की वजह से इस बर्फ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा बच्चों, बहुत इंक्रीज हो जाएगा। और टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ ही काइनेटिक एनर्जी सॉलिड के यानी इस आइस के तमाम मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो हो जाएगी बहुत ज्यादा। अब जब एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे से परे होना शुरू कर देंगे, एक दूसरे से दूर होना शुरू कर देंगे, इनके दरमियान में खला बनना शुरू कर देगा। तो आपका आइस किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग, जिसमें आपका सॉलिड जो है वो चेंज हो जाता है लिक्विड में। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों कंडेंसेशन। कंडेंसेशन और सॉलिडिफिकेशन, बेसिकली ये जो ऊपर हमने बॉइलिंग और मेल्टिंग पढ़े ये उनका उलट है। कंडेंसेशन में बेसिकली बच्चों ये होता है कि आपका जो गैस है वो चेंज हो जाता है लिक्विड में, गैस चेंज होती है लिक्विड में। कंडेंसेशन में बेसिकली बच्चों क्या होता है, आपकी जो गैस है वो लिक्विड में चेंज हो जाती है। इस तरह से कि जो गैस है बच्चों उसका टेम्परेचर आप करें कम, गैस लें, उसका टेम्परेचर जब बहुत कम हो जाता है तो गैस के तमाम मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब आपकी गैस के मॉलिक्यूल्स पता है कहाँ कहाँ होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। जैसे इनकी एनर्जी कम होगी तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के पास आना शुरू कर देंगे, लेकिन इतना भी पास नहीं आएंगे कि वो सॉलिड ही बन जाए। हाँ, ये इतना जरूर पास आ जाएंगे कि ये गैस से किसमें चेंज हो जाएंगे, लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। ये प्रोसेस आपका कहलाता है कंडेंसेशन। इसके रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो यूं है बच्चों कि आप एक ग्लास लें और उसमें फुल ठंडा पानी डाल के टेबल में रख दें। जब आपने टेबल पे ग्लास रखा पूरे बहुत ज्यादा ठंडे पानी वाला, तो थोड़ी देर बाद आप ग्लास के सरफेस पे गौर करें तो आपको पानी के छोटे छोटे से वेपर्स या पानी के बुलबुले नजर आएंगे। बेसिकली वो जो पानी के ड्रॉप्स हैं या वेपर्स हैं, जो बुलबुले हैं, वो कहाँ से आते हैं, क्या वो ग्लास से निकलकर ग्लास के सरफेस पे हमें नजर आ रहे होते हैं? तो ऐसा नहीं है बच्चों, होता ये है कि जो हवा है, हवा में गैसेस है ना, जो हवा है बच्चों वो ठंडे पानी वाले ग्लास के सरफेस के साथ टकराती है, तो हवा में जो मौजूद गैसेस हैं उनका टेम्परेचर क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, वो ठंडे हो जाते हैं। तो जैसे उनका टेम्परेचर कम होता है तो गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाती है और वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आना शुरू कर देते हैं और वो गैस चेंज हो जाती है लिक्विड में। इस तरह हमने ग्लास के सरफेस पे पानी नजर आना शुरू हो जाता है। गॉट इट बच्चों। लास्ट हमारे पास जो चेंज इन स्टेट है वो है सॉलिडिफिकेशन। ये उलट है बच्चों हमारे पास मेल्टिंग का। इसमें सॉलिडिफिकेशन में आपके पास लिक्विड जो है ये चेंज हो जाता है सॉलिड में। लिक्विड का सॉलिड में चेंज हो जाना बच्चों कहलाता है सॉलिडिफिकेशन। आप लिक्विड लें, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स मैंने शो करवाए हैं, इनका टेम्परेचर कर दें बहुत कम, यानी आप पानी को ठंडा करना शुरू कर दें, तो पानी के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी कैसी हो जाएगी बच्चों, बहुत कम हो जाएगी। ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एक दूसरे के पास आना शुरू कर देंगे, इस कदर पास आ जाएंगे कि इनके दरमियान का ये जो डिस्टेंस है वो सारा खत्म हो जाएगा और ये किस में चेंज हो जाएंगे, सॉलिड में चेंज हो जाएंगे। जैसे कि हम पानी को बर्फ में चेंज करते हैं, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, सॉलिडिफिकेशन कहलाता है। तो ये था बच्चों ऑल अबाउट योर टॉपिक चेंज इन स्टेट। अब हम इस टॉपिक को रीड करते हैं बुक से, ये देखने के लिए कि हमसे कोई पॉइंट मिस तो नहीं हो गया। तो चलते हैं आप अपनी बुक की तरफ। चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस की स्टेट कैसे चेंज होती है। व्हेन अ सब्सटेंस एब्जॉर्ब एनर्जी, the atom and molecule move more rapidly and hence need more space and separation between atoms or molecule। कह रहा है जब आपका कोई सब्सटेंस एनर्जी लेता है तो उसके तमाम मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से उनकी मूव करने की स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी।
तो जब मूव करने की स्पीड ज्यादा हो जाएगी तो वो एक दूसरे से दूर जाना शुरू करेंगे ना, तो उन्हें स्पेस भी ज्यादा चाहिए होगी, क्योंकि उन्हें अब एक दूसरे से क्या हो जाना है, सेपरेट हो जाना है। इट में लीड टू टर्न सॉलिड टू लिक्विड। इसी तरह हमारा जो सॉलिड है वो चेंज हो जाता है लिक्विड में, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। और इसी प्रोसेस में हमारा लिक्विड चेंज हो जाता है गैस में, जिसको हम बॉइलिंग बोलते हैं। अगर हमारा जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी एनर्जी लूज कर दें, फिर क्या होगा कि एटम और मॉलिक्यूल्स की मूव करने की स्पीड बहुत कम हो जाएगी और वो एक दूसरे के पास आना शुरू हो जाएंगे। उनके दरमियान की जो स्पेस होती है वो बहुत कम हो जाएगी। इसी तरह हमारी गैस जो है वो चेंज हो जाती है लिक्विड में, जिसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं। और लिक्विड जो है वो भी ठंडा होने के बाद किसमें चेंज हो जाता है, सॉलिड में, जिसको हम सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। ये सारी हिस्ट्री जो है वो हम डिटेल में अपनी नोटबुक पर भी पढ़ाई है। आगे देखते हैं क्या है, कीप इन माइंड दैट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर द स्ट्रॉन्गेस्ट। अच्छा, यहाँ से हमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की डेफिनेशन मिल गई है। दीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस। ये फोर्सेस सॉलिड में सबसे ज्यादा होती हैं। क्यों बच्चों? क्योंकि सॉलिड में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत पास होते हैं, एक दूसरे के साथ साथ जुड़े होते हैं, इसलिए सॉलिड की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जबकि गैस में ये फोर्सेस ज्यादा नहीं होती। इसलिए जो एक्सपेंशन है बच्चों वो गैसेस में ज्यादा होता है, जबकि सॉलिड में होता है कम, क्योंकि सॉलिड की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज्यादा होती है, तो वो जल्दी एक्सपेंड नहीं हो सकते। गैसेस और लिक्विड की तो ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो बहुत कम होती हैं, तो ये एक्सपेंड भी बहुत इजीली और बहुत जल्दी हो जाते हैं। गॉट इट बच्चों। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों इवेपोरेशन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। इसकी डेफिनेशन आपने शॉर्ट के लिए याद कर रहे हैं, ठीक है। इसके कुछ फैक्टर्स हैं वो लॉन्ग के लिए हैं। डेफिनेशन है जी, इवेपोरेशन इज नेचुरल प्रोसेस। ये एक कुदरती अमल है जिसमें क्या होता है, लिक्विड जो है वो गैस में चेंज हो जाता है एट इट सरफेस, अपनी ही सरफेस पे, अपनी जगह पर रहे ही, विदाउट बॉइलिंग। पानी को बॉइल किए बगैर जब आपका पानी जो है वो गैस में चेंज हो जाए, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, इवेपोरेशन कहलाता है। ये हमारी डेफिनेशन होगी। आगे वाली कहानी हम समझने के लिए जरूर पढ़ेंगे। इट अकर्स एट ऑल टेम्परेचर बट इट इज फास्टर एट हायर टेम्परेचर। इवेपोरेशन का काम जो है हाई टेम्परेचर पे हो जाता है, लेकिन जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तब इवेपोरेशन का प्रोसेस भी बहुत ज्यादा होगा। दिस चेंज अकर एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड। पानी का गैस में चेंज हो जाना सरफेस की लिक्विड की सरफेस पर ही होता है। वेयर सम ऑफ द पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू एस्केप इनटू द एयर एज वेपर। जहां होता क्या है बच्चों, पानी की, ये आप डायग्राम की तरफ आए तो आपका ये पानी है सारा, ठीक है। पानी में कुछ वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है और कुछ वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी बहुत कम है। होता क्या है, तमाम वो मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है वो ऊपर उड़ना शुरू कर देते हैं। ये आपको कुछ मॉलिक्यूल्स ऊपर जाते नजर आ रहे हैं ना, ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो ये ऊपर उड़ गए। और जिनकी एनर्जी कम थी वो कहाँ हैं जी, वो अपने सरफेस पर ही पड़े हुए हैं। ये प्रोसेस कहलाता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन डज नॉट रिक्वायर द इंटायर लिक्विड टू बी हीटेड। इवेपोरेशन के लिए जरूरी नहीं है कि आप सारे पानी को गर्म करें। इट कैन अकर एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर पर भी हो जाता है, मतलब हल्का सा टेम्परेचर पर भी ये इवेपोरेशन का प्रोसेस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वाटर इज स्पिल्ड ऑन द फ्लोर। जब फर्श पर पानी गिर जाता है बच्चों, तो हम उस पानी को बॉयल तो नहीं ना करते, थोड़ी देर बाद आप फर्श को देखें तो पानी उधर होता ही नहीं है। पानी कहाँ चला जाता है, सारा इवेपोरेट होकर इन्वायरमेंट में चला जाता है। इट ग्रेजुअली डिसअपियर। क्यों? क्योंकि पानी जो है वो वेपर बनकर हवा में जा चुका। दिस प्रोसेस प्लेज अ की रोल इन एवरीडे लाइफ। इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है हमारी डेली लाइफ में इसका बहुत काम है। इसमें जी ये हमें गीले कपड़ों को सुखाने में मदद देता है, और हमारी बॉडी जो स्वेटिंग के बाद ठंडी फील होने लगती है हमें, वो भी इसी इवेपोरेशन की वजह से ही है। अब बच्चों हमारे पास कुछ फैक्टर्स जो कि इवेपोरेशन पे डिपेंड करते हैं। ये फैक्टर्स आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए याद करते हैं। 6 फैक्टर्स हैं ये, वन बाय वन इनको पढ़ते हैं। फर्स्ट है टेम्परेचर। तो बच्चों आपने याद रखना है कि जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन का प्रोसेस भी बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। हायर द टेम्परेचर द फास्टर इवेपोरेशन अकर। When heat is added, the molecule in the liquid move more energetically, increasing the chances of them escaping into the air as vapor. जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा बच्चों तो पानी के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो वो जल्दी से क्या करेंगे, अपनी सतह को छोड़कर हवा में उड़ना शुरू कर देंगे। दूसरा फैक्टर है सरफेस एरिया। अ लार्ज सरफेस एरिया अलाउज मोर लिक्विड टू बी एक्सपोज्ड टू द एयर which speeds up evaporation। अगर
सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होगा बच्चों, तो उसकी वजह से पानी के मॉलिक्यूल्स को ज्यादा जगह मिल जाएगी ताकि वो क्या करे, उड़ना शुरू कर दे। ऐसी है, कम जगह में पानी के मॉलिक्यूल ज्यादा नहीं उड़ पाएंगे, तो ज्यादा जगह में वो ज्यादा उड़ पाएंगे तो वेपोरेशन का प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्पीड अप हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल यूं समझें कि आप एक ग्लास में पानी लें और एक साइड पे आप फर्श पर पानी गिरा दें, ठीक है। अब ग्लास का एरिया कम है और जो आपने फर्श पर पानी गिराया उसका एरिया कैसा है, बहुत ज्यादा है। जो फर्श पर पानी गिरा हुआ है बच्चों वो बहुत जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा, जबकि जो ग्लास वाला पानी है वो जल्दी इवेपोरेट नहीं होगा। नेक्स्ट है बच्चों एयर मूवमेंट। क्या हवा का चलना भी इवेपोरेशन पे डिपेंड करता है, इवेपोरेशन को इफेक्ट करता है। विंड और एयर मूवमेंट हेल्प टू कैरी अवे द वेपर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड। पहले तो हम ये देखेंगे कि हवा है ये क्या करती है, पानी के मॉलिक्यूल्स को पानी के सरफेस से खींचती है बच्चों। तो देखें जब हवा ज्यादा चल रही होगी तो ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल्स को अपने साथ खींच लेगी ना, और अगर हवा कम चलेगी तो क्या होगा, कम मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींचेगी। तो पता चला कि अगर एयर मूवमेंट ज्यादा होगी या विंड स्पीड ज्यादा होगी तो वेपोरेशन का प्रोसेस भी क्या होगा, बहुत फास्ट होगा। नेक्स्ट है बच्चों ह्यूमिडिटी ऑफ द सराउंडिंग एयर। ह्यूमिडिटी मतलब पानी में हवा में नमी का होना। अगर देखें हवा जो है वो ह्यूमिड है मतलब कि नमी वाली है, तो हवा में तो ऑलरेडी पानी के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। अब क्या वो ज्यादा ज्यादा मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर जज्ब कर सकेगी या अपने साथ में उड़ा सकेगी, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपकी ड्राई एयर होगी जिसमें पानी के मॉलिक्यूल्स नहीं है तो वो ऐसा हो सकता है कि पानी के मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर लेकर अपने साथ लेकर उड़ सके। तो ह्यूमिड एयर में वेपोरेशन ज्यादा नहीं होती, जबकि ड्राई एयर में वेपोरेशन बहुत ज्यादा होती है। इफ द एयर इज ऑलरेडी फुल ऑफ मॉइस्चर, कहता है अगर पानी हवा में ऑलरेडी पानी है, फुल ऑफ मॉइस्चर है, तो वेपोरेशन क्या हो जाएगी, स्लोज डाउन हो जाएगी। लेकिन ड्राई एयर में ये प्रोसेस कैसा हो जाएगा, बहुत तेज हो जाएगा, क्योंकि ड्राई एयर पानी के मॉलिक्यूल को ज्यादा अपने अंदर क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। नेक्स्ट है बच्चों नेचर ऑफ लिक्विड। एवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो नेचर ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड करता है, यानी आपका जो लिक्विड है वो पानी है या फिर एल्कोहल है। डिफरेंट लिक्विड एवेपोरेट एट डिफरेंट रेट्स। डिफरेंट लिक्विड का एवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो डिफरेंट होता है, बेस्ड करता है किस चीज पे, कि उन लिक्विड्स की इंटरमोलिकुलर स्ट्रक्चर कैसा है। फॉर एग्जाम्पल जो आपका एल्कोहल है वो जल्दी इवेपोरेट हो जाता है एज कम्पेयर टू वाटर। क्यों? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल जो हैं उनको बहुत कम एनर्जी चाहिए होती है, वो जल्दी जल्दी से हवा में उड़ना शुरू कर देते हैं। जो आपका एल्कोहल है उसकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत बहुत ही वीक होती हैं, इसलिए थोड़ा सा भी बस उनको बहाना ही चाहिए और वो अपनी सतह को छोड़ के भागना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है बच्चों प्रेशर। लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैन इनहेंस द इवेपोरेशन। अगर प्रेशर कम होगा तो इवेपोरेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। There is less force pushing down on the liquid surface, making it easier to molecule to escape। देखें अगर हम किसी चीज से पानी को दबा रहे हैं तो पानी के मॉलिक्यूल ऊपर को कैसे उड़ सकते हैं, ठीक है। और अगर हम पानी को ना दबाएं तो पानी के मॉलिक्यूल इजीली हवा में क्या कर लेंगे, उड़ जाएंगे। इसलिए अगर प्रेशर कम होगा यानी हम पानी को नहीं दबा रहे तो पानी के मॉलिक्यूल इजीली उड़ जाएंगे, यानी इवेपोरेशन का प्रोसेस फास्ट होगा। लेकिन अगर हम पानी पे प्रेशर अप्लाई करें, पानी को दबाना शुरू कर दें तो पानी के मॉलिक्यूल इजीली हवा में नहीं उड़ सकेंगे। ये थे बच्चों फैक्टर्स, होप सो ये आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट है बच्चों कूलिंग काज्ड बाय इवेपोरेशन। ये जो इवेपोरेशन है उसकी वजह से कूलिंग पैदा होती है। कैसे कूलिंग पैदा हो सकती है, उसके लिए डायग्राम देखें। ये एक कंटेनर है बच्चों, इसमें पानी है, पानी में बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं और पानी के तमाम मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो एक जैसी नहीं होती। कुछ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है जबकि कुछ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बहुत कम होती है। अब जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज्यादा होती है ना बच्चों, वो ऊपर उड़ना शुरू कर देती है, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि किन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज्यादा होती है, जिनका टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो जो जितने भी गर्म मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे क्या करेंगे, उड़ जाएंगे। तो जो पीछे मॉलिक्यूल रह जाएंगे जिनकी एनर्जी बहुत कम है, उनका टेम्परेचर भी कैसा है, बहुत कम है, यानी वो ठंडे मॉलिक्यूल हैं। इस तरह गर्म मॉलिक्यूल सारे उड़ गए और पीछे रहने वाले मॉलिक्यूल वो सारे ठंडे हैं। तो पता चला कि इवेपोरेशन की वजह से क्या पैदा होती है, ठंडक पैदा होती है, कूलिंग पैदा होती है, क्योंकि गर्म मॉलिक्यूल तो सारे क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। ड्यूरिंग इवेपोरेशन द मॉलिक्यूल दैट इवेपोरेट टेक अवे हीट फ्रॉम द रिमेनिंग लिक्विड। इवेपोरेशन के दौरान जो मॉलिक्यूल्स उड़ जाते हैं वो क्या करते हैं, लिक्विड से हीट को अपने साथ ही लेकर उड़ जाते हैं। हीट लेंगे तभी तो उनकी एनर्जी ज्यादा होगी ना, इसलिए वो उड़ जाते हैं बाहर को।
दिस प्रोसेस कूल्स द लिक्विड डाउन, जो बाकी पानी बच जाता है वो ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल तो चले गए, तो पीछे जितने भी मॉलिक्यूल्स बच गए उनकी एनर्जी भी कम है और वो कैसे हैं? ठंडे हैं। इसके एग्जांपल यूं समझे बच्चों, जब हमें स्वेटिंग आती है तो हमारी बॉडी से जैसे ही स्वेटिंग यानी जो पसीना है वो एवेपोरेट होता है, वो हमारी बॉडी से हीट को भी अपने साथ ले जाता है और हमारी बॉडी क्या फील करती है? फिर ठंडा फील करती है। होप्सो ये भी आपको समझ आ गया होगा। एवेपोरेशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो हमारे रियल लाइफ में बहुत ज्यादा यूज हो रही है, वो है रेफ्रिजरेशन विदाउट क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हमारे जो फ्रिजेस आ रहे हैं बच्चों, आपने याद रखना है कि जो पहले फ्रिजेस थे ना, पहले के जमानों में उनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज होती थी। यानी जो गैस कहते थे ना कि गैस लीक होगी फ्रिज की, गैस लीक होगी फ्रिज की, वो बेसिकली क्लोरोफ्लोरोकार्बन थे। जब ये लीक हो जाते थे, इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाते थे, तो ये इन्वायरमेंट में जाके हमारी जो ओजोन लेयर है, जिसका काम ये है कि सूरज से आने वाली खतरनाक शुआओं को जमीन तक ना पहुंचाना, ये गैसेस जो थी उस ओजोन लेयर को खराब कर रही थी। तो अगर वो लेयर खराब हो जाए तो सूरज की खतरनाक शुआएं हम तक पहुंच जाएंगी, है ना, वो तो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होगा। फिर सोचा गया कि फ्रिजेस में से इन गैसेस का इस्तेमाल जो है वो कम किया जाए या रोक दिया जाए। तो जो मॉडर्न फ्रिजेस हैं बच्चों, उनमें से क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल खत्म किया गया और इन्वायरमेंट फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट्स लगाए गए उसमें। ठीक है, ये कहानी पहले मैं आपको समझाती हूँ इस डायग्राम से, फिर हम आपकी रीडिंग की तरफ चलेंगे। बच्चों, जो फ्रिज में गैस यूज होती है ना, उसका नाम है रेफ्रिजरेंट। ठीक है, बेसिकली वो गैस नहीं होती, जो हम कहते हैं गैस लीक हो गई, वो गैस नहीं होती, वो लिक्विड होता है। वो ऐसा लिक्विड होता है, कोई खास किस्म का लिक्विड होता है, फिर उसको अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर, बिल्कुल माइनर टेम्परेचर भी मिल जाए ना, तो वो लिक्विड एवेपोरेट कर होना शुरू हो जाएगा, यानी लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाएगा, वो गैस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ये आपके ब्लू बॉक्स में सारा रेफ्रिजरेंट पड़ा हुआ है। आपने फ्रिज में कभी गौर किया होगा कि हमें पाइप्स नजर आ रहे होते हैं फ्रिज के अंदर, ऊपर वाले कैबिन में देखें या नीचे वाले कैबिन में देखें, तो पाइप होते हैं, नजर आ रहे होते हैं। उन पाइप्स में बच्चों ये रेफ्रिजरेंट होता है। और रेफ्रिजरेंट क्या है? खास किस्म का ऐसा लिक्विड जो थोड़ा सा भी टेम्परेचर मिलने पर क्या हो जाता है? बॉयल हो जाता है। अब ये जो रेफ्रिजरेंट है बच्चों, ये जो लिक्विड है, हमने फ्रिज में जितने भी खाने रखे होते हैं ना, उनसे हीट को लेता है, उन खानों से सारी हीट को अपने अंदर क्या कर लेता है? जज्ब कर लेता है। तो आपके खाने क्या हो जाते हैं? फिर ठंडे हो जाते हैं। और ये पानी जब हीट को अपने अंदर लेगा तो पानी किस में चेंज हो जाएगा? गैस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखें, इसने जैसे ही हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया, इसने क्या पैदा कर दी? वहां पर कूलिंग पैदा कर दी और खुद ये क्या बन गया? गैस बन गया। अब ये जो गैस है बच्चों, ये जाती है, अब इस गैस को हमने फ्रिज में से निकालना भी तो है ना, तो फ्रिज के नीचे की जानिब लगा होता है कंप्रेसर। इस गैस को ले जाया जाता है बच्चों कंप्रेसर में। इस गैस का टेम्परेचर बहुत कम होता है और इसका प्रेशर भी बहुत कम होता है जब ये कंप्रेसर में आती है। कंप्रेसर का काम होता है बच्चों इस गैस को कंप्रेस करना, यानी दबाना। तो जब ये कंप्रेसर जो है इस गैस को दबाएगा तो इस गैस का प्रेशर क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा। और प्रेशर ज्यादा होने की वजह से इसका टेम्परेचर भी हो जाएगा बहुत ज्यादा। अब इस टेम्परेचर को निकालने के लिए इसको बेचा जाता है फ्रिज की बैक साइड पे जो जालियां नहीं लगी होती, कभी गौर से देखिएगा तो इस तरह की जालियां लगी होती हैं जिनको बोलते हैं कंडेंसर। ये जब गैस कंडेंसर में जाती है तो बच्चों कंडेंसर में जाके इसका टेम्परेचर कैसा था? बहुत ज्यादा था। और प्रेशर भी कैसा था? बहुत ज्यादा था। कंडेंसर में ये जाके जो इन्वायरमेंट में चल रही है ना हवा, वो इन पाइप्स के साथ, ये जो आपके कैपिलरी ट्यूब्स हैं या ये जो जालियां हैं, उनके साथ वो हवा लग रही होती है, टकरा रही होती है। तो गैस का जितना भी टेम्परेचर है बच्चों, जितनी भी हीट है, वो रिलीज हो जाती है सारी इन्वायरमेंट में। और गैस का जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो आपको याद होगा तो गैस किस में चेंज हो जाती है? लिक्विड में चेंज हो जाती है। इस तरह हमारी गैस दोबारा से लिक्विड में यानी रेफ्रिजरेंट में चेंज हो जाती है। ये रेफ्रिजरेंट अगेन क्या करेगा? खानों से हीट लेगा और किस में चेंज हो जाएगा? भाई गैस में चेंज हो जाएगा। कंप्रेसर में जाकर ये अब क्या करेगा? खुद को कंप्रेस करेगा, यानी इसका टेम्परेचर प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा। फिर उस प्रेशर और टेम्परेचर को रिलीज करने के लिए कंडेंसर में जाएगा। ये सारा प्रोसेस जो है वो फ्रिज में चलता रहता है और फ्रिज में हीट जो है वो कम और जो आपकी कूलिंग है वो प्रोसेस ज्यादा होता है। अब चलते हैं अपनी थ्योरी की तरफ।
इन मॉडर्न रेफ्रिजरेशन सिस्टम कूलिंग इफेक्ट जो है वो किस वजह से पैदा होता है, इवेपोरेशन की वजह से पैदा होता है। इसलिए हमारा जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल था वो बहुत हो गया है कम। ये सिस्टम यूज कर रहे हैं क्या, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट, यानी वही लिक्विड जो कि क्या हो जाता है, इवेपोरेट बहुत कम टेम्परेचर पे। ये कहाँ होता है, फ्रिजेस के कोयल्स के अंदर होता है। जैसे ही रेफ्रिजरेंट इवेपोरेट करता है बच्चों, इसको इवेपोरेशन के लिए जो हीट चाहिए वो कहाँ से लेता है हीट, इट एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया। कौन सा सराउंडिंग एरिया भाई, सच एज इनसाइड द रेफ्रिजरेटर, यानी फ्रिज में पड़े जो खाने हैं उनसे ये लिक्विड जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, कॉजिंग द टेम्परेचर टू ड्रॉप। और जब इसने फ्रिज में पड़े खानों से सारी हीट ले ली है तो उन खानों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दिस एब्जॉर्ब हीट इज देन कैरिड अवे एज द वेपर। तो आपका पानी किस में चेंज हो जाएगा भाई, हीट मिली है ना उसको, वो गैस में चेंज हो जाएगा या वेपर में चेंज हो जाएगा। फिर वो कहाँ जाएगा, कंप्रेसर में, जहां जाकर वो कंप्रेस होगा। फिर वो कंडेंसर में जाएगा, जहां जाकर उसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, लो हो जाएंगी। जैसे उसका टेम्परेचर लो होगा तो वो गैस दोबारा किस में चेंज हो जाएगी बच्चों, लिक्विड में चेंज हो जाएगी। ठीक है, दिस साइकिल ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन इनेबल कंटिन्यूअस कूलिंग। इसी साइकिल की वजह से हमारी फ्रिज में क्या पैदा होती रहती है, कूलिंग पैदा होती रहती है। बेसिकली फ्रिज में कूलिंग पैदा नहीं होती, रेफ्रिजरेंट का काम सिर्फ हीट को खत्म करना होता है। वहां से हीट कम हो रही होती है, तो हीट जब कम होगी तो ऑटोमेटिकली वहां क्या पैदा होगा, कूलिंग पैदा होगा। ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक, होप सो आपको समझ आया होगा। अब इस पूरे टॉपिक में जो साइडों पे बॉक्सेस थे हम वो देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे कुछ था। तो ये इस वाले पेज पे था एक टिडबिट, वेपरेशन फ्रॉम आवर स्किन टेक्स अवे बॉडी हीट कीपिंग अस कूल, दैट इज आवर बॉडीज नेचुरल वे ऑफ मैनेजिंग टेम्परेचर। कह रहा है कि जब स्वेटिंग होती है हमारी बॉडी पे, तो स्वेटिंग वाला जो पानी वो वेपरेशन की वजह से, वेपरेशन की मदद से सॉरी, हमारी बॉडी से हीट को खत्म कर देता है, हमारी बॉडी से हीट को दूर ले जाता है और हमें ठंडा फील करवाता है। ये अल्लाह ताला ने हमारा कुदरती अमल रखा हुआ है ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रह सके। नेक्स्ट बच्चों एक टिडबिट यहाँ पर भी नजर आ रहा है, रेफ्रिजरेंट यूज एन अमेजिंग ट्रिक। कौन सी ट्रिक, दे कूल बाय लेटिंग स्पेशल लिक्विड इवेपोरेट इनसाइड कोयल। ये देखिए वही बात होगी कि रेफ्रिजरेंट्स में एक स्पेशल किस्म का लिक्विड होता है, ठीक है, जो कि कॉइल्स के अंदर क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। नो हार्मफुल क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स नीडेड टुडे, मॉडर्न कूलेंट्स आर मोर इको फ्रेंडली। तो आज की फ्रिज को ठंडा करने के लिए हमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की जरूरत नहीं पड़ती। हमें हमारी फ्रिजेस किस प्रोसेस के जरिए ठंडी हो रही है, इवेपोरेशन के प्रोसेस के जरिए। किसकी मदद से, रेफ्रिजरेंट की मदद से। रेफ्रिजरेंट क्या है, वो खास किस्म का लिक्विड है जो कि थोड़ा सा भी टेम्परेचर मिलने पर इवेपोरेट हो जाता है। तो यही तो इवेपोरेशन थी कि जब पानी है वो इवेपोरेट हो जाए, गैस में चेंज हो जाए तो इवेपोरेशन होगी। और हमने यहाँ पढ़ा था कि जब इवेपोरेशन होगी तो कूलिंग पैदा होगी। वही कूलिंग बच्चों सारी आपकी जो है वो फ्रिजेस में इस्तेमाल होती है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, होप सो कि आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपको किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई होगी तो बच्चों आप कमेंट सेक्शन को यूज कर सकते हैं। आई विल आंसर ऑफ योर एवरी क्वेश्चन। अल्लाह हाफिज बच्चों।